हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीयू अकेडमी। मेरा नाम है चारू अग्रवाल और हम भाषा विज्ञान पढ़ रहे थे जिसमें कि आपका ये लेक्चर 2 है। ठीक है, तो आज का हम टॉपिक देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये रहेगा भाषा की प्रकृति एवं विशेषताएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इससे पहले का जो लेक्चर था वो अभी आ चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे भाषा की प्रकृति, उसके बाद हम देखेंगे भाषा की विशेषताएं। तो जो प्रकृति होती है और जो स्वरूप होता है, ठीक है, वो एक ही होता है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा की प्रकृति बताइए, तब भी आपको यही लिखना है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भाषा के स्वरूप को बताइए, तब भी आपको ये लिखना है। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि प्रकृति क्या होती है। यानी कि प्रकृति बताने का मतलब है कि भाषा होती क्या चीज़ है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले भाषा के सहज स्वभाव और नैसर्गिक गुण को भाषा की प्रकृति कहते हैं। यानी कि भाषा का जो स्वभाव होता है और भाषा के जो गुण होते हैं उसे क्या कहा जाता है? भाषा की प्रकृति कहा जाता है। ठीक है, भाषा की प्रकृति के संबंध में भाषा वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, अर्जित संपत्ति है। अब यहाँ पे देखिए, जब भाषा की प्रकृति के बारे में बात की भाषा वैज्ञानिकों ने, ठीक है, तो जब वैज्ञानिकों ने इस पे बातचीत की तो उन्होंने कई निष्कर्ष निकाले। उनमें से एक निष्कर्ष ये है कि भाषा जो है वो पैतृक संपत्ति नहीं है, यानी कि वो हमें पिता के द्वारा प्राप्त नहीं होती है। पैतृक संपत्ति क्या होती है? जैसे कि आपने मानिए प्रॉपर्टी हो गई, डीएनए हो गया, ठीक है, कुछ आदतें हो गई, ये क्या होती हैं? ये हमारी पैतृक संपत्ति होती है जो कि हमें पिता से मिलती हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है? भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति क्यों है भाई? क्योंकि बच्चा कोई भी हो, ठीक है, अमीर हो, गरीब हो, अच्छा हो, बुरा हो, कैसा हो, काला हो, गोरा हो, लेकिन उसे भाषा अर्जित करनी पड़ती है, यानी कि भाषा सीखनी ही पड़ती है। ये बात अलग होती है कि एक बच्चा जिस माहौल में रहता है वो अपनी मातृभाषा बहुत ही जल्दी सीख जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। ठीक है, और जब वो बच्चा बड़ा होता है और उसके बाद वो कोई और भाषा सीखना चाहता है तो उसे सीखने में टाइम लगता है और एनर्जी भी लगती है। ठीक है, और वो इतना आसान नहीं होता। तो बस यही है कि मातृभाषा जल्दी सीख ली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मातृभाषा आपको संपत्ति के रूप में मिलती है। हर बच्चे को वो सीखनी ही पड़ती है, यानी उसे अर्जित करना पड़ता है। ठीक है, सभी को भाषा सीखनी पड़ती है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि सभी को भाषा सीखनी पड़ती है, चाहे वे अनजाने में सीखें या जानबूझकर सीखें। ठीक है, अनजाने में सीखने से यहाँ पे क्या मतलब है? अनजाने में सीखने से मतलब है जैसे एक बच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, एक बच्चा कब अपनी मातृभाषा सीख जाता है उसे पता भी नहीं चलता। और जानबूझकर सीखने का क्या मतलब है? जैसे कि मैंने अभी कहा कि आप इस समय पे पढ़ गए हैं, ठीक है, तो हम जैसे बड़े हो जाते हैं, हमें इंग्लिश नहीं आती, कितने लोग होते नहीं आती, उसके बाद वो क्या होता है, अब आप इंग्लिश सीख रहे हो या कोई अदर लैंग्वेज सीख रहे हो, तो उससे क्या है कि आप कोई भाषा सीख रहे हो। जब आप भाषा सीखते हो तो क्या वो इतनी ही आसान रह जाती है जितनी कि आपने अपनी मातृभाषा सीखी? हमने हिंदी कब बोलना सीखा, कब हिंदी के शब्दों को जाना, कैसे जाना, हमें खुद भी नहीं पता, क्योंकि हमने बचपन से जैसा अपने पेरेंट्स को देखा, जैसा अपने समाज को देखा, हम बोलते चले गए। ठीक है, हमें पता ही नहीं कि हमने ये चीज़ें सीखी भी, क्योंकि हमारे लिए तो वो सीखने जैसा था ही नहीं, लेकिन हमने वो अर्जित किया है। ठीक है, और अगर अब हम दूसरी भाषा सीखते हैं तो मैं आपको यकीनन बताती हूँ कि आप कभी भी, कोई भी व्यक्ति अगर भाषा सीखना चाहता है तो जिस तरीके की आप भाषा सीखने चाहते हैं उस माहौल में रहना सीखिए। आप उस माहौल में रहेंगे तो आप उस तरीके की भाषा बोलने, सुनने और लिखने भी लगेंगे। ठीक है, बच्चा अनजाने में ही मातृभाषा सीखता है, उसे अपनी माँ की भाषा सीखने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि बच्चा क्या है, अपनी मातृभाषा सीख लेता है, बहुत जल्दी अपनी मातृभाषा सीख लेता है और अपनी माँ की भाषा यानी कि अपनी मातृभाषा सीखने के लिए उसे प्रयत्न करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि उसे एकदम मिल गया, उसे प्रयत्न करना पड़ता है, उससे बुलवाया जाता है कि ये बोलो। उसे बचपन में बताया जाता है, बेटा इसे कुर्सी कहते हैं, उसको टेबल कहते हैं, उसको ये कहते हैं, उसे एप्पल कहते हैं, बेटा ये सेब है, ये नाशपाती है, ये आलू है, ये चीज़ें उसे बताई जाती है। लेकिन क्या होता है ना कि बच्चा बहुत छोटा होता है, वो बहुत जल्दी वो क्या होता है, मेमोराइज कर लेता है चीज़ों को। जब हम छोटे होते हैं हम बहुत जल्दी मेमोराइज कर लेते हैं, इस वजह से हमें कब आ जाते हैं शब्द हमें पता भी नहीं चलता। आपने गौर किया होगा कि बच्चा बोलने जल्दी लगता है, उसे अक्षरों की पहचान इतनी जल्दी नहीं होती। जब वो पढ़ने बैठता है उसको
प्रॉब्लम पड़ती है, उसको मेहनत लगती है अक्षरों को सीखने में, जबकि वो बोलना अपने आसपास के क्षेत्र से, अपने घर से बहुत जल्दी सीख जाता है। ठीक है। भाषा मनुष्य के हृदय में प्रकाश करने वाली सर्वोत्तम ज्योति है। कहने का मतलब है कि कोई भी भाषा जो है मनुष्य के हृदय में प्रकाश की एक ज्योति है। क्यों? क्योंकि अगर आप सोचिए कि हमारे जीवन में भाषा ना रहे तो क्या होगा। आप सिर्फ सोच के देखिए, इमेजिन करके देखिए, आपने कभी ये इमेजिन नहीं किया होगा, बट आप एकदम से इमेजिन कीजिए कि आपकी लैंग्वेज छिन जाए, तो आप क्या करेंगे। लैंग्वेज छिनने का मतलब समझ गए हैं? मतलब कि आप कुछ बोल ही ना पाए, या आप जो बोले वो किसी की समझ ना आए। तो आप समझ गए हैं कि आपके साथ क्या होगा। आप किसी से बोल ही नहीं पाएंगे, आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। सोचना भी एक डर के समान है कि आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। आप क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं चाह सकते, कुछ अपनी बात समझा ही नहीं सकते, कुछ ले नहीं सकते। तो ये क्या है, अगर आप पे भाषा ना हो तो आपके जीवन में अंधकार छा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। भाषा के अभाव में मनुष्य ना अपनी भावना दूसरों को समझा सकता है और ना दूसरों की भावना समझ सकता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके पास भाषा ना रहे तो ना तो आप अपनी बात दूसरों को बता सकते हैं और ना ही किसी दूसरे की बात खैर आप समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो भी जरिया एक भाषा ही है। भाषा सामाजिक संपत्ति है। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, यानी कि पूरा समाज एक ही भाषा बोलता है। ठीक है, आप जिस भी समाज में रहते हैं आप अपने आसपास देखेंगे उसी तरीके की भाषा बोली जाती है। ठीक है, समाज में भाषा के का जो रूप होता है व्यक्ति को वही अपनाना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि आप जिस समाज में रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ जो भाषा बोली जाती है आपको वही रूप उसका अपनाना होगा। कहने का मतलब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि इस टाइम पे आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे मेनली हिंदी बोली जाती है। ठीक है, अब आपको हिंदी ही अपनानी होगी। ऐसा तो नहीं है कि आप संस्कृत बोले। ठीक है, तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर संस्कृत बोली जाती थी, लेकिन बहुत पहले, बहुत ज़्यादा पहले, है ना, कई हजार साल पहले बोली जाती थी। लेकिन अभी क्या टाइम है, अभी 2024 चल रहा है, इस टाइम पे क्या बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है। हिंदी की भी कौन सी भाषा बोली जाती है, हमारे एरिया में तो भाई खड़ी बोली बोली जाती है। कहीं पे अच्छा, हमारा इतना ज़्यादा पहाड़ी इलाका नहीं है, जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे कुमाऊनी और गढ़वाली बोली जाती है। ठीक है, और भी भाई जो यूपी वगैरह के होते हैं वो लोगों की अलग अलग भाषाएं, अलग अलग जगह की। तो जो हमारी जिस साइड की जो बोली है, जिस साइड की जो भाषा है, वही उस समय बोली जाती है और व्यक्ति को वही सीखनी पड़ती है। आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने, केरल का कोई गांव था, मैं भूल गई हूँ, वहाँ पे संस्कृत बोली जाती है। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके अगर हिंदी बोलेंगे, वहाँ पे समझ नहीं आएगी किसी को, वहाँ पे कोई नहीं आपसे बात करेगा। तो क्या है कि जैसा आपका समाज है वैसी भाषा आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, वैसी भाषा को आपको अपनाना ही पड़ेगा। ये आपकी, आप चाहे इसे अपनी जिम्मेदारी समझ लीजिए, चाहे अपनी ज़बरदस्ती समझ लीजिए, ठीक है, कुछ भी समझिए, लेकिन जैसा आपका समाज है वैसी भाषा ही उस व्यक्ति को सीखनी पड़ती है। ठीक है, भाषा की प्रकृति अर्थात स्वभाव चिर परिवर्तनशील होता है। चिर परिवर्तनशील यानी चिर मतलब लंबे समय, ठीक है, लंबे समय बाद परिवर्तित होता है। ऐसा नहीं है कि आज यहाँ पे पहाड़ी बोली जा रही है कल यहाँ पे खड़ी बोली बोलने लगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यह पहाड़ी का जो स्वरूप है वो एकदम बदल जाए, ऐसा भी नहीं होगा। क्या होता है कि बहुत लंबा टाइम पीरियड लगता है एक लैंग्वेज को चेंज होने में, और वो बहुत धीरे 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 चेंज होती है। ठीक है, जैसे कि संस्कृत थी, ठीक है, तो संस्कृत के बाद क्या सीधी हिंदी आ गई? नहीं आई, संस्कृत हुई, फिर संस्कृत को थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में किया गया, मतलब वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत में चेंज किया गया। उसके बाद धीरे धीरे उसमें और चेंजेस आए। फिर क्या बनी हमारी? पाली बनी। फिर क्या बनी? प्राकृत बनी। फिर और चेंजेस आए, क्या बनी? फिर हमारी अपभ्रंश बनी। फिर और चेंजेस आए, क्या बनी? हमारी अपभट बनी। फिर और चेंजेस आए, क्या बनी? पुरानी हिंदी बनी। इस तरीके से चेंजेस आते गए, अलग अलग बोलियां आती गई, धीरे 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 करके जैसे जैसे समय बदला, समय के साथ साथ क्या हुआ, हमारी भाषा बदलती गई। ठीक है, तो क्या होता है कि एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया होती है भाषा। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी भाषा बदल जाती है। ठीक है, भाषा सदा बदलती रहती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये रुकती है, बदलती हमेशा रहेगी, तभी तो वो बदल गई है। लेकिन उसका बदलने का जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ही लंबा होता है, वो बहुत धीरे धीरे बदलती है।
ठीक है, बहुत जल्दी उसमें अंतर नहीं आता। जैसे कि मैं बताती हूँ, जब पहले हिंदी बोली जाती थी तो हिंदी का पूर्ण रूप से हिंदी का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आज आप देखेंगे कि हिंदी के साथ इंग्लिश के वर्ड्स मिक्स करके बोले जाते हैं, जैसे कि अभी भी मैं पढ़ाते हुए भी बोल रही हूँ और नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रॉपर हिंदी आप नहीं बोलते, अब आप हिंदी में मिक्स कर देते हैं। लोगों को आपने देखा होगा कि अगर कोई गुजराती बोल रहा है, मराठी बोल रहा है, तो वो प्रॉपर बोल सकते हैं, लेकिन क्या है, वो समझाने की वजह से भी हिंदी में अपने वर्ड्स मिक्स कर देते हैं। ठीक है, या अपने वर्ड्स में वो हिंदी मिक्स कर देते हैं, आप कुछ भी समझिए। ठीक है, वो सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहा है। तो इन चीज़ों से क्या हो रहा है कि हिंदी में मिलावट आ रही है। ठीक है, तो समय के साथ क्या है, हिंदी में कुछ इधर उधर के शब्द और जुड़ जाएंगे, परिवर्तन आएगा। लेकिन वो परिवर्तन कैसे होगा, धीरे धीरे समय के साथ, एक लंबी प्रक्रिया है। ठीक है, इस परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता, इस परिवर्तन को आप रोक नहीं सकते। आप चाहें कि अगर मैं भाषा जैसी है वैसी एज इट इज रोक दूं, नहीं, आप नहीं रोक सकते। भाषा समय के साथ बदलेगी ही बदलेगी। भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता, क्योंकि अगर कोई भाषा की सीमा होगी, कोई उसका अंतिम रूप होगा, तो क्या होगा, भाषा परिवर्तित होनी बंद हो जाएगी। ठीक है, भाषा की अनेक सीमाएं होती हैं, कोई भी एक सीमा नहीं है, भाषा की बहुत सी सीमाएं होती हैं। उन्हें क्षेत्रीय एवं भौगोलिक माना जा सकता है। सीमाएं क्षेत्रीय और भौगोलिक कहने का मतलब क्या है, देखिए, हमारी भाषा कौन सी है, भारत देश की भाषा कौन सी है, हिंदी। ठीक है, हिंदी हमारी भाषा है, लेकिन पूरी भारत के अंदर अगर हम देखें तो बोलियां कितनी हैं भाई। अगर हम आप लोगों ने पढ़ा है, और अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो इस बार आप पढ़ेंगे या अगली बार पढ़ेंगे, 4th सेमेस्टर में शायद, नहीं, थर्ड में ही पढ़ेंगे आप। तो इसमें आप पढ़ेंगे कि हमारी जो बोलियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए, पहले तो हमारी जो बोलियां होती हैं वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो आप लोगों को खैर पता है कि गुजरात में गुजराती बोली जाती है, हिंदी तो नहीं। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। और अगर हम बात करें हमारे दक्षिण भारत की, तो वहाँ पे द्रविड़ भाषाएं बोली जाती हैं। तो द्रविड़ भाषाओं का भी आप लोगों को पता होगा कौन कौन सी बोली जाती हैं। तमिल बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है, मलयालम बोली जाती है और कन्नड़ बोली जाती है। ठीक है, और ये भाषाएं क्या है, अलग अलग, सॉरी, ये बोलियां हैं, और ये बोलियां क्या है, अलग अलग क्षेत्र में बोली जाती हैं, और इन बोलियों की भी कुछ उपबोलियां होती हैं। ठीक है, तो वो अलग है। ठीक है, तो क्या है, इसकी कैसी हो गई, अनेक सीमाएं हो गई, इनकी अलग अलग सीमाएं हैं। ठीक है, कि इस क्षेत्र में ये बोली बोली जाती है, इस क्षेत्र में ये बोली बोली जाती है। अब ऐसा तो नहीं है कि महाराष्ट्र में गुजराती बोली जाएगी, है ना, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है और गुजरात में गुजराती बोली जाती है। अब ऐसा तो है नहीं कि गुजरात में जाके आप पंजाबी बोलने लग जाए तो आपको पंजाबी लोग मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। गुजरात में जो मेनली बोली बोली जाती है वो गुजराती है। ठीक है, तो ये होता है कि उस एरिया की अलग अलग भाषा की अलग अलग सीमाएं होती हैं। ठीक है, कि अगर हम इंटरनेशनल लैंग्वेज की बात करें, ये तो मैंने आपको भारत की बताई, इंटरनेशनल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो हम बाहर की भाषाओं की बात करेंगे। ठीक है, कि अगर आप, सबसे पड़ोस में हमारा कौन है भाई, चीन है, तो अगर आप चाइनीज बोलना चाहें तो वो चाइनीज कहाँ पे, आप चीन के अंदर बोलेंगे। ठीक है, अगर चीन के अंदर जाके आप हिंदी बोलेंगे तो भाई किसी के समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आगे देखिए, भाषा का स्वभाव कनिष्ठता से सरलता की ओर जाना है। यानी कि जो भाषा का स्वभाव होता है वो कैसे होता है, कठिन से सरल की ओर। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भाषा की शुरुआत हुई थी तो वो संस्कृत से हुई थी। तो वैदिक संस्कृत, यानी कि वैदिक संस्कृत कौन सी, जो वेदों में लिखी गई। ठीक है, तो वेदों में लिखी गई संस्कृत और लौकिक संस्कृत, उन दोनों का टाइम पीरियड में भी चेंज था, और साथ ही साथ क्या है, उन दोनों को पढ़ने में भी थोड़ा सा अंतर है। उन दोनों के पढ़ने के अंतर को मैं आपको छोटे से एग्जांपल से बताती हूँ। वैदिक संस्कृत अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप वैदिक संस्कृत में पढ़िए महामृत्युंजय मंत्र। ठीक है, आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें आधे अक्षर मिलेंगे और उसके उच्चारण में थोड़ी सी आपको परेशानी होगी। ठीक है, वहीं आप नीचे आइए, जो कि लौकिक संस्कृत भाषा में लिखा गया गायत्री मंत्र। ठीक है, जब आप गायत्री मंत्र पढ़ेंगे तो आप उसमें पूरे शब्द देखेंगे, थोड़े से दूर दूर देखेंगे, और उसे, उसका उच्चारण करना, उसे पढ़ना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा जितना कि महामृत्युंजय मंत्र को। ठीक है, तो ये मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है, गायत्री मंत्र भी वेद में लिखा गया है, लेकिन दोनों वेदों में एक टाइम पीरियड का अंतर था। महामृत्युंजय मंत्र जो है वो ऋग्वेद में लिखा गया, जो कि सबसे पुराना वेद है। ठीक है, और अब आप ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो वो इतना पुराना ग्रंथ है, तो वहाँ पे जो है लैंग्वेज
वैदिक है। लेकिन जब नए वेद लिखे गए तो वो जो वेद धीरे धीरे करके जैसे चेंज हुए वैसे वैसे क्या हुआ, भाषा में भी परिवर्तन आने लगा। और हम जो गायत्री मंत्र की बात कर रहे हैं वो गायत्री मंत्र लिखते लिखते क्या हुआ, लौकिक संस्कृत आ चुकी थी। ठीक है, तो हमारी जो लैंग्वेज है उसमें काफी ज्यादा चेंज आ गया था। प्रत्येक भाषा पहले कठिन होती है पर धीरे धीरे वह सरल होती जाती है। ठीक है, कोई भी भाषा पहले कठिन होगी और धीरे धीरे सरल होती जाएगी। संस्कृत और हिंदी उन दोनों में धरती आसमान का अंतर है, लेकिन वो अंतर कैसे आया, धीरे धीरे करके। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभट्ट सब में अंतर है, थोड़ा 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 थोड़ा। ठीक है, आगे देखिए, भाषा की प्रकृति संयोग से वियोग की ओर जाने की है। प्रत्येक भाषा की अपनी निजी संरचना होती है। अब निजी संरचना से क्या मतलब है, निजी संरचना से मतलब है सबके अपने अपने अक्षर होते हैं, अपनी अपनी लिपि होती है। ठीक है, अगर आप ABCD लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ये रोमन लैंग्वेज की अपनी संरचना है। अगर आप हिंदी लिखते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अगर आप गुजराती लिखते हैं, गुजराती में आप अ बनाते हैं तो आप कुछ इस तरह बनाएंगे, बड़ा आ कुछ इस तरह बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह कुछ मिलती जुलती पंजाबी होती है, वो मुझको नहीं आती। ठीक है, अगर हम इंटरनेशनल लैंग्वेज की बात करें तो इंटरनेशनल लैंग्वेज में अगर आप जैपनीज़ की बात करें तो आप जैपनीज़ कुछ इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, अलग अलग होते हैं, जैपनीज़ लैंग्वेज कुछ इस तरह से बनती है, अलग अलग। ठीक है, तो आप कुछ इस तरह से इसे डिज़ाइन करेंगे तो अलग अलग शब्द होते हैं, अलग अलग अक्षर होते हैं। तो ये क्या है, ये अपनी अपनी निजी संरचना है। ये आपको अलग अलग संरचना देखने के लिए मिलेगी। ये ऐसे बनेगा, यहाँ ऐसे बनता है, यहाँ ऐसे बनता है, यहाँ ऐसे बनता है। ठीक है, तो प्रत्येक भाषा की अपनी निजी संरचना होती है। यह बात अलग है कि एक भाषा दूसरी भाषा से प्रभावित होती है। सभी भाषा एक दूसरे से प्रभावित है कहीं ना कहीं, लेकिन इनकी संरचना अलग अलग होती है। कहने का मतलब है पहले तो ये अक्षर अलग अलग बनते हैं। ठीक है, दूसरी चीज इनका व्याकरण अलग अलग होता है। ठीक है, व्याकरण अलग होने के साथ साथ क्या होता है कि कई इनके नियम अलग होते हैं। जब नियम अलग होंगे तो उन्हीं नियमों का जो पालन है वो उसी भाषा में किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, समझिएगा इसको। देखिए, जब हम हिंदी भाषा लिखते हैं, देवनागरी लिपि लिखते हैं तो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, आप ऑलवेज ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं। जबकि जब आप फारसी भाषा यानी कि हम इस ओर जाते हैं। ठीक है, जबकि हम उर्दू और फारसी पढ़ते हैं तो हम इस ओर आते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। पता है आपको किस तरीके से जाते हैं। ठीक है, अब आपने सिद्धू घाटी और हड़प्पा की भाषा के बारे में सुना होगा। वो भाषा कुछ इस प्रकार लिखी जाती थी। ठीक है, इस प्रकार, यानी कि आपको कहीं स्टॉप ही नहीं करना है, इस तरीके से आपको चलते चले जाना है। ठीक है, अब हिंदी में जब हम यूज़ करते हैं हम पूर्ण विराम का यूज़ करते हैं, कॉमे का यूज़ करते हैं। ठीक है, जबकि इंग्लिश में हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। हिंदी में हमारे कहीं पे भी फुल स्टॉप नहीं आता है। ठीक है, और ऐसे ही जब हम अपना सेंटेंस पूरा करते हैं फुल स्टॉप लगाते हैं। अगर आप जैपनीज लैंग्वेज लिखेंगे तो आप वहाँ पे भी फुल स्टॉप देखेंगे। ठीक है, वहाँ पे भी विराम नहीं लगता, पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं होता, फुल स्टॉप लगाया जाता है जहाँ पे भी आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है। ठीक है, और फुल स्टॉप भी कहीं कहीं नहीं लगता, उसके भी कुछ खैर अलग नियम है। तो यहाँ पे क्या है, हर भाषा के, हर बोली के अपने कुछ नियम होते हैं, अपनी कुछ संरचना होती है, अपना एक व्याकरण होता है। ठीक है, और वो सभी क्या होता है, भाषा की प्रकृति को प्रभावित करता है। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। मैंने ये आपको इतना सारी चीज़ें, इतने एग्जाम्पल्स वगैरह इसलिए बताए हैं क्योंकि आप जब एग्जाम में लिख के आएंगे, ठीक है, तो आप इन एग्जाम्पल्स का यूज़ कर सकते हैं अपने माइंड से। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से इसका डायग्राम बनाते हैं, किस तरीके से समझाते हैं। बट अगर आप चाहें तो इसका यूज़ करके आ सकते हैं। ठीक है, भाषा में परिवर्तन सतत और सहज रूप से होता रहता है, यानी कि भाषा में परिवर्तन धीरे धीरे और निरंतर रूप से चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ तो आपकी कंप्लीट हो गई भाषा की प्रकृति। ठीक है, अब हम आते हैं भाषा की विशेषताओं पे। ठीक है, प्रकृति हम देख चुके हैं, अब हमें जाननी है कि भाषा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए, मैं पहली चीज़ आपको बता दूं कि विशेषताएं और प्रवृत्तियां एक ही चीज़ होती हैं। ठीक है, जहाँ तक है आप लोगों को पता होगा कि भाषा की विशेषताएं पूछ लीजिए या प्रवृत्ति पूछ लीजिए, एक ही चीज़ है। दूसरी चीज़, जो भी हमारी विशेषताएं होती हैं वो कहीं ना कहीं हम पहले ही प्रकृति में पढ़ चुके होते हैं।
याद रखिएगा, प्रकृति से विशेषताएं निकाल सकते हैं और अगर आपको विशेषताएं याद हैं तो आप उसे प्रकृति बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी, नाम याद रखिएगा, जो भी किसी राइटर का नाम आ रहा है, किसी का भी नाम आ रहा है तो उसे हाईलाइट करके बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने उसे भी हाईलाइट किया है और यहाँ पे बोल्ड करके लिखा है। ठीक है, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की मान्यता है कि भाषा की कुछ विशेषताएं और प्रवृत्तियां होती हैं, यानी कि हर भाषा में कोई ना कोई विशेषता आपको देखने के लिए मिलेगी, कोई ना कोई प्रवृत्ति देखने के लिए मिलेगी, जो सामान्य रूप से विश्व की सभी भाषाओं में मिलती है। ठीक है, तो विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं सभी भाषाओं में आपको क्या मिलेगी, सामान्य रूप से भाषा की कोई ना कोई विशेषता और प्रवृत्ति आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, भाषा के इस रूप का ही विवेचन और विश्लेषण भाषा विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, तो हम यहाँ पे भाषा विज्ञान में क्या पढ़ते हैं, भाषा विज्ञान का उद्देश्य क्या है, भाषा के इसी स्वरूप यानी भाषा की जो विशेषताएं हैं उसके स्वरूप का विवेचन और विश्लेषण करना क्या है, विवेचन और विश्लेषण यानी कि उसे बताना, समझाना और उसका खोज करना, या फिर विश्लेषण में आप कह सकते हैं जो भी चीजें मिली हैं उसका परीक्षण करना। ठीक है, ये सब क्या है, भाषा विज्ञान का उद्देश्य है। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है, उसके नियम उसी विशेष भाषा पर लागू होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप नॉर्मली ज़्यादा किसी भाषा पे मत जाइए, आप हिंदी और इंग्लिश ले लीजिए, आपको दोनों पता है। ठीक है, दोनों का अपना अपना व्याकरण होता है। आपको पता है इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का फॉर्म आता है, जबकि हम हिंदी में क्या करते हैं, कर्ता, कारक, विशेषता और अंत में क्या होता है, सहायक क्रिया। ठीक है, क्रिया बीच में आती है, जबकि वहाँ क्या होता है, क्रिया, सहायक क्रिया कहाँ आ जाती है, स्टार्टिंग में आ जाती है, बीच में आ जाती है, सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, अपना अपना व्याकरण है, अपना अपना एक स्ट्रक्चर होता है, तो वो क्या होता है उसी भाषा पर ये लागू करता है। परंतु आगे वर्णित भाषा की विशेषताएं सभी भाषाओं पर लागू होती हैं, यानी कि हम जिन विशेषताओं की बात करने वाले हैं वो विशेषताएं सभी भाषाओं के लिए एक समान है, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, जापानीज है, चाइनीज है, ऑस्ट्रेलियन है, कोई भी भाषा है, अफ्रीकन है, सारी भाषाओं पे ये जो नियम है ये लागू होंगे। ठीक है, तो हम भाषा की विशेषताएं देखते हैं। देखिए क्या है, पहली विशेषता है भाषा सर्वोत्तम ज्योति है। ठीक है, यानी कि भाषा कोई भी हो, यदि आपसे छीन ली जाए तो आपके जीवन में अंधकार छा जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा समाज को एक सूत्र में बांधती है। आप जिस समाज में रहते हैं, यदि आप उस समाज की भाषा नहीं जानते तो आप उस समाज का हिस्सा नहीं बन सकते। ठीक है, और वो समाज कभी भी एक सूत्र में बंध नहीं सकता। कहने का मतलब है, आप एक छोटे से समाज की बात मैं करती हूँ, आप 10 लैंग्वेज के लोग पकड़ लीजिए जिन्हें अलग अलग भाषा आती हो और सामान्य भाषा ना आती हो, यानी कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसे सामान्य भाषा आती है, सबको अलग अलग भाषा आती है और सिर्फ अपनी अपनी भाषा आती है। अब आप उन्हें एक कमरे में बंद कर दीजिए 10 लोग को, वो 10 लोग कभी भी आपस में कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो या तो चुप रहेंगे या तो झगड़ते रहेंगे, वो सिर्फ अपनी भाषा में शोर मचाते रहेंगे। ठीक है, कोई नतीजा नहीं निकलेगा, कोई एकता नहीं आएगी, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो समाज को एक सूत्र में बांधने का काम कौन सी क्या करती है, भाषा। ठीक है, भाषा समाज को एक सूत्र में बांधती है। इसी ने कहा था अभी जो हमने पढ़ा था कि जो समाज होता है वो जो भाषा बोलता है व्यक्ति को वही भाषा सीखनी पड़ती है। ठीक है, अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे हिंदी बोली जाती है तो आपको हिंदी ही सीखनी होगी, अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे पंजाबी बोली जाती है आपको पंजाबी ही सीखनी पड़ेगी। आपको सीखनी क्या पड़ेगी, आपको खुद ही आ जाएगी। ठीक है, अगर आप एक बच्चा हैं तो आपको आ जाएगी, और अगर आप एक बड़े हैं और आप ऐसी जगह जाके फंस गए हैं तो फिर आपको वहाँ सीखनी पड़ेगी। अगर आपने नहीं सीखा तो आपके गुजर बसर नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भाषा सर्वशक्ति संपन्न है, यानी कि भाषा के पास सभी प्रकार की शक्ति होती है। सभी प्रकार की शक्ति से क्या मतलब है कि हमारे पास भाषा है, इसका मतलब हम सोच सकते हैं, क्योंकि अगर भैया आपके पास भाषा ही नहीं है तो मुझे ये बताओ आप सोचोगे क्या, आप बाहर से कितनी इंग्लिश बोले हो, लेकिन अगर आपका मन, आपको हिंदी आती है, आपकी मदर टंग हिंदी है, तो आपके मन में ना हिंदी चल रही होगी।
आप खुद सोच के देखो कि आप बाहर से कितनी इंग्लिश बोल रहे हो, आपके दिमाग में किसी को देख के हो के ना मन में हिंदी चली। आज सिर्फ भाषा ही छीन ली, ना तो हिंदी, ना तो इंग्लिश, ना तो अदर लैंग्वेज कोई है ही नहीं है आपके पास। आप बोल ही नहीं सकते, भाषा होती क्या है आप जानते ही नहीं, आप बस शोर मचा सकते। आप मुझे बताओ मन में सोचोगे, दिमाग में चलेगा क्या? अपनी बात का बताओगे कैसे, कहोगे कैसे? तो ये चीज़ जो है, ये सारी जो शक्तियाँ हैं ये किससे आती हैं? हमारे पास भाषा से आती हैं। तो भाषा क्या है? सर्वशक्ति संपन्न है। भाषा सर्वव्यापक है, यानी भाषा का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। यहाँ पे केवल ऐसा नहीं है कि हम भाषा विज्ञान में हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, हम केवल हिंदी भाषा या नहीं पढ़ रहे, हम प्रॉपर लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं। अगर पूरी दुनिया में 198 कंट्रीज हैं, ठीक है, और अगर हम भाषाओं की बात करें तो आज की डेट में 5000 से ज़्यादा भाषाएं हमारे पास हैं 198 कंट्रीज में। तो अगर आपके पास 5000 से ज़्यादा भाषाएं हैं तो वो 5000 से ज़्यादा भाषाएं वो इसमें आती हैं भाषा विज्ञान में। तो ये क्या हो गया? भाषा का क्षेत्र कैसा हो गया? सर्वव्यापक हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ नहीं गए हैं, लेकिन भाषा विज्ञान का अगर आप अध्ययन करते हैं तो आप उसमें सभी भाषाओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं आपको सारी लैंग्वेज सीखनी पड़ेंगी, नहीं ये मत सोचना, बट आपको पता होगा कि कौन कौन सी भाषा होती है, कहाँ पे क्या बोला जाता है, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपको जानने के लिए मिलेंगी। नेक्स्ट है भाषा विराट और विश्वकर्मा है, यानी कि भाषा क्या है, उसका रूप जो है वो बहुत बड़ा है, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत बड़े आकार में ये है। विश्वकर्मा क्यों? विश्वकर्मा यानी कि भाषा क्या है, समाज का निर्माण करती है। ठीक है, समाज से भाषा नहीं है, भाषा से समाज बना है। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा का प्रवाह अविच्छिन्न है, यानी कि अविच्छिन्न यानी कि ना रुकने वाला, निरंतर चलने वाला जो प्रवाह है। भाषा निरंतर रूप से बदलती रहती है, निरंतर इसका प्रवाह होता रहता है। नेक्स्ट है भाषा मानव की अक्षय निधि है। नेक्स्ट, भाषा सत्य असत्य की बोधक है। फिर है भाषा भाव संप्रेषण का साधन है, यानी कि अपने भाव को बांटना, यहाँ से वहाँ पहुँचाना। नेक्स्ट, भाषा स्वाभाविक आत्म उद्गार की प्रक्रिया है, यानी कि आत्म क्या? अपने मन की बात, अपनी आत्मा की बात दूसरे तक पहुंचाना, अपने स्वभाव को किसी के प्रति प्रदर्शित करना। नेक्स्ट है भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता। ठीक है, यानी भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है, क्योंकि अगर उसका कोई अंतिम रूप हमने दे दिया तो भाषा वहीं पे परिवर्तित होने रुक जाएगी। नेक्स्ट है भाषा में सामाजिक स्तर भेद होता है। सामाजिक स्तर भेद का मतलब होता है कि आप जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज की भाषा अपनी होती है। ठीक है, सामाजिक स्तर भेद का मतलब है कि अलग अलग स्तर पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक, आगे है डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना द्वारा दी गई भाषा की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। अब यहाँ पे कुछ द्वारिका प्रसाद सक्सेना जी ने भी कुछ विशेषताएं बताई हैं। ठीक है, लगभग ये विशेषताएं सेम ही हैं और फिर भी हम पढ़ लेते हैं, लिखने के काम आएंगी हमारे। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो विशेषताएं आप लिखेंगे, कभी भी प्रकृति में से भी बनाते हैं, तो जो विशेषताएं होती हैं वो सभी लैंग्वेजेस पे एक जैसी फॉलो होंगी। यानी कि हमारे दुनिया में अगर 5000 लैंग्वेज है, ठीक है, 5000 प्लस अगर लैंग्वेज है तो सभी लैंग्वेजेस पे ये चीज़ डिपेंड होनी चाहिए। कहने का मतलब है, पहली चीज़ नोटिस कीजिए, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, यानी कि पिता से प्राप्त नहीं होती। 5000 में से एक भी भाषा ऐसी नहीं है जो पिता से प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट है भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा अर्जित करनी पड़ती है, और ये 5000 की 5000 भाषाएं अर्जित करनी पड़ेंगी, आपकी मर्जी आप कितनी सीखें। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा सामाजिक संप्रदाय, भाई जिस समाज में जो रह रहा है उसी तरीके की भाषा बोल रहा है, सामाजिक संप्रदाय है कि भाषा से समाज बनता है। नेक्स्ट है भाषा परंपरा है, भाषा परंपरा से बढ़ती है। कहने का मतलब है आपके पेरेंट्स अगर हिंदी बोलते हैं तो आप लोगों को अपने आप हिंदी आती है। जो बंगाली फैमिली से होंगे उन्हें बंगाली आती होगी, जो गुजराती फैमिली से हैं उन्हें गुजराती आती है, जो पहाड़ी फैमिली से हैं उन्हें पहाड़ी आती है। और ये एक पारंपरिक है कि आपको आएगी ही आएगी अपनी मदर टंग। ठीक है, और सामाजिक संपदा, हाँ यहाँ पे देखिए सामाजिक संपदा होने का मतलब एक ये भी है कि आपकी कोई निजी संपत्ति नहीं है, यानी कि कोई भी आपकी अपनी पर्सनल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, आप जो बोलते हैं वो पूरा समाज बोलता है, कुछ भी आपका पर्सनल नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट है भाषा का अनुकरण द्वारा अर्जन हो है, यानी कि भाषा का अनुकरण करके उसका अर्जन किया जा सकता है। यानी कि भाषा में जो परिवर्तन आता है वो किससे आता है, अनुकरण से आता है। नेक्स्ट है भाषा नित्य परिवर्तनशील होती है, यानी कि सारी भाषाओं में ये परिवर्तनता पाई जाती है कि वो समय के साथ धीरे धीरे करके परिवर्तित होती हैं, बदलती हैं। नेक्स्ट है भाषा का कोई स्वरूप अंतिम नहीं होता, यानी भाषा कहीं भी अंतिम रूप से नहीं रुकती है। नेक्स्ट है भाषा की क्षेत्रीय अथवा भौगोलिक सीमा होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर ही अगर हम बात करें, सभी जगह को छोड़िए, भारत की बात करते हैं, यहाँ पे जितने स्टेट हैं हर स्टेट की अपनी एक लोकल लैंग्वेज है, तो वही क्या हो गई, क्षेत्रीय या भौगोलिक सीमा। ठीक है। भाषा की काल सीमा अथवा ऐतिहासिक सीमा होती है। काल सीमा और ऐतिहासिक सीमा से क्या मतलब है, हर भाषा का अपना एक इतिहास होता है। संस्कृत का भी है, पाली का भी है, प्राकृत का भी है, अपभ्रंश का भी है। काल सीमा का अर्थ है समय। अगर हम बात करें 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक बोली गई भाषा थी वैदिक संस्कृत। ठीक है। 800 से लेके 500 तक बोली गई लौकिक संस्कृत। तो ये क्या हो गया भाई, एक टाइम पीरियड हो गया। इस समय बोली जाती थी संस्कृत, वैदिक संस्कृत, आज के टाइम में नहीं बोली जाती। तो क्या है, हर लैंग्वेज का एक टाइम पीरियड होता है। हिंदी का भी एक टाइम पीरियड है, समय के साथ चेंज होगी। ठीक है, बहुत कुछ हो चुकी है और बहुत कुछ होगी। नेक्स्ट है भाषा की निजी संरचना होती है। निजी संरचना मैं आपको समझा चुकी हूँ क्या होता है। नेक्स्ट है भाषा कठिन से सरल की ओर जाती है, जैसे कि पहले संस्कृत थी और धीरे धीरे सरल होते होते आज हिंदी बन गई है। नेक्स्ट है भाषा में निजता अथवा व्यक्तिकता होती है। निजता और व्यक्तिकता का मतलब है कोई भी भाषा अपनी निजता, यानी कि समाज की एक निजी होगी। ठीक है, कहने का मतलब हमारे क्षेत्र की एक निजी भाषा है, लोकल लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी अपनी निजी संपत्ति हो गई हो। ठीक है, सामाजिक संपत्ति ही रहेगी। निजी संपत्ति होने का मतलब है वो पर्सनली आपकी हो, कि जो लैंग्वेज आपके पास है वो लैंग्वेज किसी के पास नहीं है। तो ऐसा आपके पास नहीं है। ठीक है, आपके पास जो भाषा है वो समाज में सभी के पास है। ठीक, तो यहाँ पे ये सब कंप्लीट होता है और इसी के साथ यहाँ पे आपकी वीडियो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। तो आज की वीडियो में हमने प्रकृति और विशेषताओं को जाना। आई होप सब कुछ समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कीजिएगा। उसके अलावा आपको PDF वगैरह चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए या कोई नोटिफिकेशन चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, आप बेझिझक टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल चाहे पर्सनल मैसेज करके पूछ लीजिए, वरना आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप में तो पूछ ही सकते हैं। ठीक है, और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।